हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमने डेमोक्रेसी के थर्ड पार्ट में कुछ मॉडल्स और पढ़े थे और आज हम कुछ कंटेम्प्रेरी मॉडल्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का। कुछ समकालीन सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें देखेंगे कि लोकतंत्र के अलग अलग और कौन कौन से मॉडल होते हैं, इनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं और इन मॉडल्स को किस किस ने दिया है। तो इसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे और फिर हम अपना कोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मॉडल है नेक्स्ट, वो है समुदायवादी लोकतांत्रिक मॉडल। ये आधुनिक मॉडल है, ये कंटेम्प्रेरी मॉडल है, ठीक है। कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो इसके जो प्रमुख समर्थक है, सपोर्टर हैं, कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेंजामिन बार्बर का नाम आता है, ठीक है। देन डैनियल बेल हैं, फिर रॉबर्ट बेला हैं, जी इलस्टीन हैं, चार्ल्स टेलर हैं, माइकल सैंडल है और माइकल वॉल्जर, ठीक है। तो आपको इसमें से याद किसका करना है? बेंजामिन बार्बर को याद रखना है, डेनियल बेल को याद रखना है और चार्ल्स टेलर और सैंडल और माइकल वॉल्जर, ठीक है। तो ये जो समुदायवादी फेमस थिंकर हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछता है। ये दो एक्स्ट्रा थिंकर ऐड कर दिया मैंने इसलिए कि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ कंटेंट भी ज़्यादा मिल रहा है आपको, इस वजह से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता कहाँ से है? माइकल सैंडल से, माइकल वॉल्जर से, ठीक है। तो यहाँ से और चार्ल्स टेलर से, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अब देखिए कहते क्या हैं ये लोग। इनके अनुसार लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। बहुमत के बजाय आम सहमति में विश्वास रखते हैं। अब देखिए समुदायवादी लोकतंत्र की क्या विशेषता है कि ये एक तो पहली बात तो, एक सेकेंड, देखिए समुदायवादी लोकतंत्र एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। समुदायवादी लोकतंत्र, पहली बात तो इसके जो समर्थक हैं जैसे कि माइकल वॉल्जर, टेलर, मैकेंटायर, टेलर, सैंडल, तो ये सारे जो समुदायवादी लोकतंत्र को मानने वाले विचारक हैं, पहली बात इनकी क्या मान्यता है ये ध्यान से आप समझिए। पहले ये सभी मानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो संभव है कहाँ में? समुदाय के द्वारा ही। ये कहते हैं कि समुदाय के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो व्यक्ति का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व जो होता है वो समुदाय में रह के ही संभव है, समुदाय में ही है। समुदाय के बाहर ये व्यक्ति के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे कि उदारवादी स्वीकार करते हैं। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है, वह राज्य का ऋणी नहीं है, राज्य का कर्जदार नहीं है। व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है वह अपनी क्षमताओं से किया है, इसके लिए वह राज्य का ऋणी नहीं है, ऐसा उदारवादियों का मानना है, ठीक है। जबकि समुदायवादी क्या कहते हैं? समुदायवादी कहते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वह बहुमत के आधार पर नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बहुमत के आधार पर नहीं, बल्कि आम सहमति से लिया जाएगा, बल्कि आम सहमति से। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी समुदाय में या किसी समाज में 100 लोग रह रहे हैं तो उनमें से लगभग लगभग सबकी आम सहमति होनी चाहिए कि 98 लोगों की आम सहमति है कि चीज़ें लोकतंत्र को एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, ठीक है। जो भी काम करना है तो वो क्या होगा, वो हमेशा आम सहमति से लिया जाएगा, बहुमत के आधार पर नहीं। बहुमत का मतलब है कि 100 लोगों का अगर समाज है तो उसमें से अगर
51 लोगों ने बोल दिया कि लोकतंत्र को अपनाना है, तो अब एक्सेप्ट हो जाएगा। और 59 लोगों ने बोल दिया लोकतंत्र, 49 लोगों ने बोल दिया लोकतंत्र अब नहीं नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम, तो फिर क्या होगा, इन 49 की बात नहीं मानी जाएगी बल्कि बहुमत की बात मानी जाएगी। तो यही है बहुमत और आम सहमति में अंतर। ठीक है, अब ये और क्या कह रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं कि जितने भी समुदायवादी हैं ये कह रहे हैं कि सामुदायिक जीवन के संदर्भ में ही एक अच्छे जीवन की कल्पना की जा सकती है। ये कह रहे हैं कि समुदाय के बाहर व्यक्ति का जीवन जो है वो तो एक तो संभव नहीं है, अगर संभव होगा भी तो वो एक जंगली जीवन की तरह होगा। ठीक है, जैसे अरस्तु ने क्या बोला, अरस्तु ने बोला व्यक्ति का जो जीवन है वो राज्य में ही संभव है, समुदाय में ही संभव है, राज्य और समुदाय के बाहर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। अगर राज्य और समुदाय के बाहर कोई व्यक्ति रहता है तो वह या तो ईश्वर है या तो देवता है। ठीक है, तो ऐसा अरस्तु ने बोला था। तो आप जब समुदायवाद पढ़ें तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके साथ में चले। अरस्तु ने क्या बोला समुदायवाद के ऊपर, रूसो ने क्या बोला, है ना, समुदायवादी लोकतंत्र में जो ऐसे कि टेलर, सैंडल, माइकल वोल्जर, ये सब क्या बोल रहे हैं, तो इन सब की बातों का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लोकतंत्र का मॉडल है वो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी यानी विमर्शी लोकतंत्र। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विमर्शी लोकतंत्र जो शब्द है इसको किसने दिया। ठीक है, तो इस शब्द को दिया 1980 में, 1980 में जोसेफ एम बसेट। ठीक है, जोसेफ एम बसेट, इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र शब्द को दिया 1980 में। ठीक है, इन्होंने अपनी एक लेख लिखी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। और 1994 में इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी द माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन। ठीक है, और इस माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन बुक में इन्होंने इस डेलिबरेटिव शब्द को और ज़्यादा विस्तार से और ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आप, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी किसने दिया, जोसेफ एम बसेट। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा इसी में लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत मनो की राजनीति से भिन्न तर्क, वाद विवाद, आपसी विचार विमर्श इत्यादि के आधार पर लोकतंत्र का समर्थन करता है। देखिए विमर्शी लोकतंत्र क्या करता है कि यह जो है मन हर व्यक्ति का, देखिए क्या होता है, एक मानसिकता हर व्यक्ति की होती है। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति की मानसिकता से अलग होकर के ये क्या करता है, हर व्यक्तियों के मन की बात को जानने की कोशिश करता है। एक तो दूसरी बात, यह हर व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करता है, विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेता है। ठीक है, तो इसी को हम विमर्शी लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत की मान्यता है कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक आधिकारिक निर्णयों के संबंध में विचार विमर्श करते हैं। यानी यह सिद्धांत जो विमर्शी सिद्धांत है यह कह रहा है कि लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था बोल रहा है कि वह लोकतंत्र व्यवस्था होती है जिसमें जितने भी नागरिक होते हैं, ठीक है, सभी नागरिक क्या करते हैं, अगर कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी कानून बनवाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, किसी भी मामले में, किसी भी सार्वजनिक निर्णय में उनको क्या किया जाएगा, उनके साथ पहले विचार विमर्श किया जाएगा, देन उसके बाद फिर किसी निर्णय को लागू कराया जाएगा। अब विमर्शी लोकतंत्र के जो समर्थक हैं, इन समर्थकों में जॉन रॉल्स का नाम आता है, हैबरमास का आता है, जॉन इलिस्टर का नाम आता है, जोशुआ कोहेन का, एस बेनहीब, गुटमन, हन्ना ऑरेंट, है ना। तो ये सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो विमर्शी लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हैबरमास कहते हैं कि ये, हैबरमास के अनुसार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में परिचर्चा का क्षेत्र क्या हो जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र एवं पूंजीवाद के बीच क्या हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है। अब ये बात आप समझिए पहले, हैबरमास कहना क्या चाहते हैं। हैबरमास कह रहे हैं कि जो वर्तमान समाज है, ठीक है, वर्तमान स्वरूप, समाज का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान समाज में लोकतंत्र
का दायरा सीमित हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो हैबरमास जो है वो, पहली बात समझना आपको, नौ मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है, कैसे विचारक है ये? नौ मार्क्सवादी विचारक। न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है। ये कह रहे हैं कि वर्तमान समाज में जो है लोकतंत्र का दायरा सीमित हो रहा है। सीमित इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वर्तमान समाज जो है उसका क्षेत्र, भूभाग, जनसंख्या इत्यादि में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है ना। तो विस्तार होने के कारण, है ना, वर्तमान स्वरूप में क्या हो रहा है? समाज का क्षेत्र बढ़ रहा है, समाज का भूभाग बढ़ रहा है, समाज की जनसंख्याएं बढ़ रही है और समाज में कल्याणकारी कार्य भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, समाज में पूंजीवाद के साथ कल्याणकारी कार्य को भी अपनाया जा रहा है। कल्याणकारी कार्य को भी अपनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये सारी चीजें जैसे कि क्षेत्र बढ़ रहा है राज्य का, भूभाग बढ़ रहा है राज्य का, जनसंख्या बढ़ रही है, राज्य का विस्तार हो रहा है, राज्य कल्याणकारी कार्य कर रहा है ना। तो इन सब की वजह से हैबरमास कहता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? लोकतंत्र में जो परिचर्चा का दायरा है, ठीक है, जो डिस्कस का दायरा है वो सीमित हो जा रहा है। एक तो इसका एक रीजन है। दूसरा रीजन यह है कि हैबरमास क्या कहता है कि दूसरा रीजन इसका यह है कि लोग जो हैं अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, आर्थिक हितों को ध्यान में रख रहे हैं, न कि राजनीतिक हितों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैबरमास बताना चाह रहे हैं कि दायरा इसलिए सीमित हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे बनती चली आ रही है। इस वजह से लोकतंत्र का दायरा जो है सीमित हो रहा है और लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच में क्या हो रहा है? तनाव पैदा हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, संचार साधनों के द्वारा पूंजीवाद के अंतर्गत वाणिज्यिक घरानों के द्वारा परिचर्चा का प्रयोग अपने हितों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि एक तो दायरा इस वजह से सीमित हो रहा है जो हमने ऊपर देखा। इनका एक अलग रीजन और है क्योंकि ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है। पूंजीवाद का विस्तार हो रहा है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ साथ हो क्या रहा है कि जो कारपोरेट हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग हैं उन्होंने क्या कर रखा है? मीडिया को मैनेज कर रखा है, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है, कंट्रोल में कर रखा है और मीडिया का प्रयोग क्या किस लिए कर रहे हैं? अपने प्रचार और प्रसार के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है? इस वजह से पब्लिक को पार्टिसिपेशन का मौका भी कम मिल रहा है। एक तो ये चीजें होंगी। ठीक है, उसने संप्रभुता के साथ इसे जोड़ दिया है, यानी कि जो हैबरमास कह रहा है कि आधुनिक जो समाज है ना, आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में क्या हो रहा है? एक तो परिचर्चा सीमित हो रही है। दूसरी बात कह रहा है कि ये इस वजह से हो रहा है कि संचार साधनों का विकास पूंजीवाद में हो चुका है और इसके अंतर्गत जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? वे परिचर्चा का जो प्रयोग होता है, ठीक है, वो अपने हितों के लिए परिचर्चा करते हैं। ठीक है, इससे कह रहे हैं कि इससे जनता को क्या नुकसान होता है? जनता की संप्रभुता क्या होती है? जन संप्रभुता कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मतदान से पूर्व पर्याप्त विचार विमर्श को जॉन ड्राइजेक विमर्शी परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। देखिए, ये जॉन ड्राइजेक एक थिंकर हैं। इन्होंने कुछ शब्दावलियां दी हैं, जैसे कि जॉन ड्राइजेक ने शब्दावली दी विमर्शी परिवर्तन की। ठीक है, कभी मैचिंग में आ जाए, एक तरफ विमर्शी परिवर्तन, दूसरी तरफ जॉन ड्राइजेक, कभी दूसरी तरफ आ जाए विमर्शी लोकतंत्र, दूसरी तरफ आ जाए आयरिस मेरियम यंग। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स में बनाते हुए चलना है। ठीक है, हालांकि जब मैं कभी क्वेश्चन ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो क्वेश्चन में आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैचिंग के लिए आपको दे देगा। तो आपको अभी से अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट कराना कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि अभी पहले कंप्लीट जब तक कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद ही हम कोई इनिशिएटिव करेंगे, करना है या नहीं करना है प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो हमें करना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे मतदान से पूर्व, यानी कि कह रहे हैं कि जब मतदान होता है, जब इलेक्शन, जब हमारा वोटिंग का टाइम होता है, ठीक है, ड्राइजेक कहते हैं कि वोटिंग टाइम से पहले जनता जो विचार विमर्श करती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं ड्राइजेक, इसी को कहते हैं विमर्शी परिवर्तन। यानी कि जनता क्या कर रही है, जनता विचार विमर्श करके कुछ टर्न लेने वाली है, ठीक है, या फिर वो बीजेपी को वोटिंग देगी या फिर वो कांग्रेस को वोटिंग देगी। इस तरीके से वो क्या करती है, मतदान करने से पहले ही कुछ अपना विचार विमर्श करती है, जिसी को उसने क्या बोल दिया, विमर्शी परिवर्तन, डेलिबरेटिव टर्न की संज्ञा इसने दे दी, ठीक है। फिर ड्राइजेक और आरिस मेरियम दोनों ने मिलकर के एक शब्द और दिया, विमर्शी लोकतंत्र। सॉरी, इस विमर्शी लोकतंत्र पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइजेक और आइरिस मेरियम ने विमर्शी लोकतंत्र की जगह, पहली बात तो ये समझना कि जो ड्राइजेक है इन्होंने शब्द दिया है विमर्शी परिवर्तन, ठीक है। और ये विमर्शी लोकतंत्र की आलोचक भी हैं कि विमर्शी लोकतंत्र पर ये क्या कर रहे हैं, ये विमर्शी लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये विमर्शी लोकतंत्र की जगह विमर्शी परिवर्तन की शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइजेक और आइरिस मेरियम का मानना है कि यह राजनीतिक संचार की प्रकृति के पूरी तरह से तार्किक तस्वीर के बारे में यह बताता है। तो ड्राइजेक ने जो तर्कमूलक लोकतंत्र, ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्राइजेक ने तर्कमूलक लोकतंत्र शब्दों को क्या दी है, वरीयता दी है। इन्होंने बोला कि तर्कमूलक लोकतंत्र, जबकि इन्होंने ड्राइजेक ने क्या कर दिया, विमर्शी लोकतंत्र पर इन्होंने आपत्ति जता दी। और इन्होंने किस लोकतंत्र की बात की, तर्कमूलक लोकतंत्र की बात कर दी, ठीक है। तर्कमूलक लोकतंत्र शब्द को इन्होंने वरीयता दे दी। जबकि यंग ने कौन से लोकतंत्र की बात की, परिचर्चात्मक लोकतंत्र, कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी भी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और आते भी रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ड्राइजेक ने कौन सी शब्दावली दी है, तर्कमूलक लोकतंत्र की बात की इन्होंने, जिसमें तर्क लिया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। और यंग ने परिचर्चात्मक लोकतंत्र की शब्द को वरीयता दे दी है, ठीक है। यद्यपि दोनों समान रूप से लोकतंत्र की बातचीत केंद्रित संकल्पना के प्रति वचनबद्ध है। देखिए यहाँ पे नाम अलग भले है, लेकिन दोनों का अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखेंगे सही तरीके से, डिस्कर्सिव, ठीक है, और कम्युनिकेटिव, दोनों का मतलब ही लगभग लगभग क्या हो रहा है, एक का तर्क करना, एक का परिचर्चा करना। और परिचर्चा करके क्या बात निकाल रहे हैं कि ये इसका जो थीम निकल रहा है वो लोकतंत्र पर बातचीत की बात निकल रही है। यानी कि जो भी ड्राइजेक कह रहे हैं, जो भी आइरिस मेरी यंग बोल रही है, दोनों का कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में परिचर्चा होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये शब्दावलियां, नाम इनके थोड़े थोड़े शब्दावली अलग है, पर दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, ठीक है। जैसे ड्राइजेक ने तर्कमूलक लोकतंत्र और आइरिस मेरी यंग ने कौन शब्दावली दी है, परिचर्चात्मक लोकतंत्र, ठीक है। अब देखिए परिचर्चात्मक लोकतंत्र के मुख्य प्रतिपादक जो हैं, ठीक है, ये है हैबरमास आपके, ठीक है, हैबरमास है। अब हैबरमास की एक फेमस बुक है जो एग्जाम में, नेट के एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, 1981 में लिखी गई, ठीक है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूल आधार कहाँ पाया जाता है, जे.एस. मिल के विचारों में पाया जाता है। अगर बताइए स्टेटमेंट इस तरीके से पूछ लेगा कि स्टेटमेंट ए, कथन, या फिर ए दे देगा कि परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूल आधार जे.एस. मिल के विचारों में पाया जाता है, तो बात आपको सही करनी है, ठीक है, हाँ सही है ये बात, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि जे.एस. मिल जो है, ठीक है, जे.एस. मिल जो है वो लोकतंत्र का समर्थक है एक तो, दूसरी बात जे.एस. मिल जो है स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है, ठीक है। मिल क्या बोलता है, मिल कहता है कि चाहे इंसान, यहाँ पे समझिए एक बार मिल के बारे में थोड़ा सा, देखिए मिल क्या कह रहा है, मिल स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है, ठीक है, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है। कैसे है, देखिए मिल यहाँ पे कह रहा है कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी होनी चाहिए। दूसरी बात मिल कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मत को, किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए, किसी भी
व्यक्ति के विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, मिल कहता है कि समाज में चाहे व्यक्ति पागल हो, चाहे वो झक्की इंसान हो, है ना, चाहे वो मूर्ख हो, ठीक है, वो अगर समाज अगर 1,000 व्यक्तियों का समाज है तो 999 व्यक्ति एक तरफ हैं, तो उस 999 आदमी मिल करके उस पागल इंसान को बोलने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, बोलने से मना नहीं कर सकते। तो समझने वाली बात है कि मिल इतना बड़ा स्वतंत्रता का पैगंबर है कि वो कह रहा है कि 999 व्यक्ति एक तरफ हो जाएं, चाहे एक व्यक्ति पागल ही क्यों ना हो, उसको 999 आदमी बोलने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आगे मिल कहता है कि हो सकता है कि इन 999 व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छा विचार एक व्यक्ति का हो, है ना, जो क्या कर सकता हो, जो समाज में क्रांति ला सकता हो, जो समाज को आगे बढ़ा सकता हो, जो स्वतंत्रता के विचारों को और आगे ले जा सकता हो। तो समझने वाली बात है। तो इसीलिए जो है वो मिल के विचारों में जो है परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूलाधार पाया जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिल जो है वो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पैगंबर है। एक तो बात ये समझ में आई आपको। दूसरी बात, जो परिचर्चात्मक लोकतंत्र है, जो वाद विवाद, बहस, तर्क, इन सब की विचारों का जो आधार पाया जाता है वो J.S. मिल के विचारों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि परिचर्चात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो हैबरमास ने दिया। हैबरमास की रचना द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन है और परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूलाधार J.S. मिल के विचारों में पाया जाता है। तो यही यही सारे क्वेश्चन उठ के बनते हैं। बट आप क्या करते हैं, आप हल्के में चीज़ों को लेके आगे निकल जाते हैं, कभी आप सीरियस होकर नहीं पढ़ते, इस वजह से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हैबरमास ने अपनी दूसरी बुक, एक तो ये इनकी पहली बुक की हो गई, दूसरी बुक इनकी क्या है, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, में यह मानते हैं कि किसी न किसी रूप में पूंजीवाद आधुनिक लोकतंत्र का एक आवश्यक आधार है। देखिए हैबरमास जो है वो कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद है, ठीक है, पूंजीवाद आधुनिक लोकतंत्र का क्या है, एक आवश्यक आधार है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र क्या है, पहले आप पूंजीवाद को समझिए तब आधुनिक लोकतंत्र को आप समझ में आए। पूंजीवाद, पूंजीवाद कह लीजिए आप, चाहे उदारवाद कह लीजिए आप, चाहे आप व्यक्तिवाद कह लीजिए, है ना, सबका लगभग लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है। पूंजीवादी क्या बोलते हैं, व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, किसमें, व्यापार में। व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए बोलने में। ठीक है, राज्य का कार्य कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, है ना, राज्य जो है कल्याणकारी कार्य न करे, कल्याणकारी कार्य न करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बोल रही है, ये सारी चीज़ें पूंजीवाद बोलता है, यही सारी चीज़ें उदारवाद बोलता है, यही सारी चीज़ें व्यक्तिवाद बोलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हैबरमास कह रहा है कि जब पूंजीवाद होगा, ठीक है, जहां पे पूंजीवाद है, ठीक है, हैबरमास का क्या मानना है कि जहां पे पूंजीवाद है, जहां पे पूंजीवाद है वहां पे परिचर्चात्मक लोकतंत्र जो है, परिचर्चात्मक लोकतंत्र अच्छे तरीके से विकसित हो सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि पूंजीवादी समाज में ही जो लोकतंत्र का आधार विद्यमान है और पूंजीवाद के ही लिए ये लोकतंत्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए विमर्शी लोकतंत्र के लिए विभिन्न विचारक जो हैं अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। अब विमर्शी लोकतंत्र हमारा जो टॉपिक है ना, यहाँ पे देखिए विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के लिए अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक बार,
जॉन ड्राइजेक ने तर्क मूलक लोकतंत्र की बात की है, डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी। फिर आयरिस मेरियम यंग ने परिचर्चात्मक लोकतंत्र की बात। ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको ऊपर नीचे करके मैचिंग के लिए दे देगा ऊपर, है ना, तो ये आप क्वेश्चन बना सकते हो उससे। सिमोन चैम्बर्स ने बोला तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र। फिलिप पेटिट ने दिया संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। ये सब शब्दावलियां जो हैं वो सब किसके लिए हैं? विमर्शी लोकतंत्र के लिए। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए विमर्शी लोकतंत्र जो है हमारा, इससे संबंधित कुछ थिंकर्स हैं, इससे संबंधित कुछ विद्वान हैं, और इन विद्वानों की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे जॉन रॉल्स की है बुक पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में। आप जॉन रॉल्स की जितनी भी बुक्स हैं उन सबको सीक्वेंस में जरूर याद रखें। ठीक है, सीक्वेंस में याद करने का फायदा होता है कि कभी कभी जॉन रॉल्स की बुक को मैचिंग के लिए दे देता है, तो आप ईयर वाइज भी याद करके रखें प्लीज। ठीक है, फिर जॉन ड्राइजेक डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी इनकी बुक है, 1990 में लिखी गई। फिर जोशुआ कोहेन व जे रोजर्स ने एक बुक लिखी इन्होंने, जो इनका नाम है ऑन डेमोक्रेसी टुवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। फिर एमी गर्मन व डेनिस बॉम्सन ने एक बुक लिखी डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट 1996 में। फिर यूगेन हैबरमास की बुक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, यहाँ पे एस कर लीजिएगा, नॉर्म्स होना। ठीक है, ऊपर भी लिखी गई बुक। फिर विमर्शी लोकतंत्र का आलोचक कौन है? विमर्शी लोकतंत्र का आलोचक जो है वो माइकल वॉल्जर है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि विमर्शी लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा आलोचक है वो माइकल वॉल्जर है। ठीक है, विमर्शी लोकतंत्र का सबसे बड़ा आलोचक माइकल वॉल्जर। क्लियर, देखते हैं आगे। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है लोकतंत्र का एक नया मॉडल है। ठीक है, अगला मॉडल हमारा विमर्शी लोकतंत्र हमने पढ़ लिया। अब देख रहे हैं कि लोकतंत्र का नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत या न्यू राइटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। अब इसके कौन कौन से थिंकर क्या मानते हैं इसमें। ठीक है, जो पहले समझ लीजिए इसमें क्या क्या माना जाता है कि जो लोकतंत्र का नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत है यह मानता है कि लोकतंत्र से क्या होता है, अतिरिक्त कर्ज खर्च बढ़ता है। ठीक है, अतिरिक्त क्या होता है, खर्च बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी बात कह रहे हैं इसे जो नौ दक्षिणपंथी सिद्धांतकार हैं ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक अतिभार है ये, लोकतंत्र के नाम पर कुछ कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं जिससे कि राज्य के ऊपर क्या बढ़ जाता है, राज्य के ऊपर कर्ज बढ़ जाता है, राज्य के ऊपर भार बढ़ जाता है ना। इसी वजह से क्या होता है, जब राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, राज्य के ऊपर भार बढ़ जाएगा, तो राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, जो उनकी इनकम है वो कम हो जाएगी और उनका एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रेन ब्रिटन एक थिंकर है, इसे क्या करते हैं, इसे ही लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम कहते हैं। क्रेन ब्रिटन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यही लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम है जो लोकतांत्रिक घाटे के रूप में निकल के सामने आता है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये इसको रिमूव करने में ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए लोकतंत्र का नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत। सैमुअल ब्रिटन के अनुसार लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होती है। ठीक है, क्यों होती है अनावश्यक वृद्धि? लोकतंत्र में क्या होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं। ठीक है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, सपा हो गई, बीएसपी हो गई, जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, है ना, डीएमके हो गया, एआईडीएमके, बहुत सारी पार्टियां होती हैं लोकतंत्र में। तो सभी पार्टियां क्या करती हैं, सभी पार्टियों का उद्देश्य ये होता है कि वो शासन में आए। ठीक है, शासन में आना चाहती है। शासन में आने के लिए वो क्या करती हैं, वो ऐसे ऐसे वादे करती हैं, ऐसे ऐसे जनता को लोक लुभावने वादे करती हैं जिससे कि जनता क्या करती है, जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। और जनता तो आकर्षित हो जाती है, मान लीजिए आकर्षित हो गई और उनकी पार्टी सरकार में आ गई, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर उनको अपने वादे पूरे करने पड़ते हैं। इन वादों को पूरा करने में सरकार का क्या होता है, भारी भरकम खर्च आता है। ठीक है, भारी खर्च आता है सरकार का। तो भारी खर्च आता है जब सरकार का, तो सरकार को इससे क्या होता है नुकसान, सरकार का राजकोषीय घाटा बन जाता है फिर। ठीक है, तो सरकार का राजकोषीय घाटा बनता है। इसी को ब्रिटेन कहती है कि यही लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम है ना। इसीलिए लोकतंत्र में
जहाँ जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ पे क्या होगी, सरकार का कर्ज बढ़ता है और वहाँ पे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का जो 9 दक्षिणपंथी सिद्धांत है बेसिकली कहता क्या है कि ये कहता है कि लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चे अनावश्यक रूप से अननेसेसरी इनका खर्चा होता है, जिसकी वजह से सरकार पे क्या हो जाता है, ज़्यादा भार बढ़ जाता है। ठीक है, सरकार के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाता है। इसे ही 9 दक्षिणपंथी जो सिद्धांतकार हैं क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक अतिभार, डेमोक्रेटिक ओवरलोड कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। ऐसा लोकतंत्र का 9 दक्षिणपंथी सिद्धांत कहता है कि लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि सरकार के ऊपर भार ज़्यादा बढ़ जाता है, सरकार का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। अब जो क्रेन ब्रिटेन है, ठीक है, सैमुअल ब्रिटेन जो है, ठीक है, सैमुअल ब्रिटेन इसे क्या बोल रही हैं कि लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम बोलते हैं इसे, कि ये लोकतंत्र का आर्थिक परिणाम है। फिर लोकतंत्र का आर्थिक गतिविधियों पर दुष्परिणाम देखा जाता है, ये मूलतः कल्याणकारी राज्य के विरोधी है। देखिए जितने भी 9 दक्षिणपंथी हैं, 9 दक्षिणपंथी जितनी पार्टियां होती हैं वो कल्याणकारी राज्य को कभी भी सपोर्ट नहीं करती, वो यथास्थिति को बनाए रखती हैं, वे रूढ़िवादिता को प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि दक्षिणपंथी विचारधारा के जितने भी लोग होते हैं वो कभी भी कल्याणकारी कार्य को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कल्याणकारी कार्य को सपोर्ट कौन करेगा, वामपंथी विचारधारा के लोग, क्योंकि इनकी विचारधारा जो होती है वो प्रगतिशील होती है। ठीक है, प्रगतिशील होती है और समाज में ये परिवर्तन के समर्थक होते हैं, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होते हैं, समाज में यथास्थिति को बनाए रखने का समर्थन करते हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक पीस, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। अब नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको दिया किसने। ठीक है, लोकतांत्रिक शांति का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया, तो इसको, इस सिद्धांत के प्रतिपादक माइकल डब्ल्यू डॉयल, डोले या डॉयल कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। ठीक है, माइकल डॉयल है। ठीक है, अब इस सिद्धांत का आधार कहाँ पाया जाता है, कांट के विचारों में पाया जाता है। देखिए शांति वांति की बात करता कौन है, आदर्शवादी करते हैं। ठीक है, आदर्शवादी करते हैं शांति की बात। तो कांट कैसा विचारक है, इमैनुअल कांट आदर्शवादी विचारक है। तो जो शांति का विचार जो है, सब कहा जाता है कि शांति का विचार जो है, लोकतांत्रिक शांति का विचार जो है वो कांट के आधार विचारों में क्या है, विद्यमान है, क्योंकि कांट आदर्शवादी विचारक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत को दिया किसने, लोकतंत्र का शांति का सिद्धांत जो है, तो इस सिद्धांत को दिया माइकल डब्ल्यू डॉयल ने दिया। अब इसके साथ साथ कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि माइकल जो डॉयल है इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये इनकी बुक का नाम है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया हुआ बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर पूछेगा भी तो एक आध क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा वो किसी को नहीं पता होता। कोई भी एग्जामिनर, कोई प्रोफेसर, कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान बैठ जाए तो वो क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाता है कभी। ठीक है, तो आपको 100 क्वेश्चन में से मान के चलो आपको 99 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट फोकस करना है। एक क्वेश्चन के पीछे आप मत पड़े रहिए कि ये क्वेश्चन सर यहाँ से नहीं आया, मेरे से नहीं हुआ, तो छोड़ दीजिए। ठीक है, वो किसी से नहीं होता। अब नेट के पेपर में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैं आपको बता दूं 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, या फिर जो आपने कभी देखा नहीं होगा या उन चीज़ों के बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके पीछे आप 10 क्वेश्चन के पीछे आप अपने पूरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप 90 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ना तो कोई टीचर आपको पूरा सिलेबस कभी भी पढ़ा सकता है, ना तो कोई ऐसी एक बुक बनी है जिसमें पूरा परफेक्ट सिलेबस हो या पूरे परफेक्ट सिलेबस को कवर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस प्रेजुडिस में आप ना रहिए कि आपका जो टीचर है एक पढ़ा रहा है उसी सारा कुछ आएगा। तो मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता कि मेरा पढ़ाया हुआ सारा चीज़ आएगा एग्जाम में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्टली चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत जो है हमारा, ये क्या कहता है, इसकी संकल्पना के अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी भी युद्ध नहीं होते। देखिए ये शांति की बात कर रहा है ना, ये कह रहा है कि जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, जितने भी विश्व में लोकतांत्रिक देश हैं उनके बीच कभी भी वॉर नहीं होता। ठीक है, ये कह रहा है अगर वॉर हो भी जाता है तो कितने समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है।
थोड़े समय के लिए वॉर होगा और उसके बाद क्या होगा, उस वॉर का समाधान कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर संघर्ष होता भी है कभी कभार तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा और उसके बाद ये क्या होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। इन्होंने तो इतना तक दावा किया कि आज तक का इतिहास में कभी भी लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध हुए ही नहीं है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांतकारों का मानना है कि आज तक विश्व में कभी भी लोकतांत्रिक राज्य जहां जहां पे हैं वहां पे कभी युद्ध हुआ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य में वो युद्ध नहीं होते, युद्ध होते हैं क्योंकि हर राज्य की, हर राष्ट्र की, हर देश की अपनी क्या होती है, अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। ठीक है, तो हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए चाहे युद्ध हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे वार्ताएं हो, उन सबको ध्यान में रखता है अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए। अगर उसे युद्ध की जरूरत पड़ी तो युद्ध करता है, अगर उसे कूटनीति की जरूरत पड़ी तो वो कूटनीति करता है। तो जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम सिद्धांत के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत कहता है कि आज तक कभी भी लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी भी इतिहास में युद्ध नहीं हुए। ठीक है, फिर अगला ये बोलते हैं कि इनके अनुसार यदि जो लोकतांत्रिक राज्य जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे अगर संघर्ष होता भी है तो उसका समाधान कैसे होता है, शांतिपूर्ण तरीके से कर भी लिया जाता है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, मैंने अभी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। तो मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, मेरा 10 टाइम नेट क्लियर हो चुका है। ठीक है, 10 बार में नेट है और मैं अलग अलग स्टेट्स के सेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर चुका हूँ। तो इसमें आपको ये नहीं देखना कि कितनी बार मेरा नेट है, कितनी बार जेआरएफ है। ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, है ना। मेरे पास होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना ट्राई कीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत किस संदर्भ में दिया जाता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक घाटे का जो सिद्धांत है ये यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है, ये दिया गया है। ठीक है, अब है क्या ये लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, इसको समझते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक घाटे का मूल अभिप्राय जो इसका मतलब है कि वैधता का अभाव। वैधता का अभाव का मतलब होता है जैसे कि यूरोपियन यूनियन, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, सबसे पहले समझें आप ये किसके संदर्भ में दिया जाता है, तो यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में। अब आप समझें कि यूरोपियन यूनियन में देश कितने हैं। जैसे मान लीजिए ये यूरोपियन यूनियन है हमारा, ठीक है, इसमें 27 देश, 27 देश, 27 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो घाटे का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की मान्यता है कि इसमें क्या होता है, वैधता का अभाव हो जाता है। पहली बात, वैधता का अभाव हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कैसी वैधता, कौन सी वैधता, है ना। अब यो देखिए यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पे 27 देश हैं, ठीक है, वैधता का अभाव का मतलब क्या है कि जो ये 27 देश हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 27 देशों में हर देशों की क्या है, अपनी सरकारें हैं, है ना। तो हर देशों की सरकार है अपनी, तो इसमें वैधता का अभाव किसमें होता है, सरकार और जनता के बीच में। ठीक है, जनता और, ये मान लीजिए ये सरकार है आपकी और ये है हमारी जनता, तो जनता और सरकार के बीच में क्या होता है, वैधता का अभाव हो जाता है। यानी कि जनता का जो विश्वास होता है वो सरकार के ऊपर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, जनता और सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जो संबंध होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वैधता पर आधारित नहीं होते, आधारित नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए होता क्या है इसमें, वैधता के सिद्धांत में,
इसमें होता है कि लोकतांत्रिक घाटे के तहत सरकार और जनता में फिर क्या होता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है, ठीक है, और जनता सरकार पर भरोसा नहीं करती। अब यहाँ पे समझिए, मैं आपको एक बार फिर से एक तो इसमें क्या होता है, वैधता का अभाव होता है, फिर दूसरा सरकार और जनता के बीच सामंजस्य नहीं होता। सरकार और जनता के बीच में क्या होता है, जनता के बीच सामंजस्य नहीं हो पाता। अब सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन के अपने अलग सिद्धांत हैं, ठीक है, अपने अलग सिद्धांत है, पहली बात। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन में वही देश शामिल हो सकता है जो यूरोपियन यूनियन के सिद्धांतों को फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ पे 27 देश जो इकट्ठे मिलके यूरोपियन यूनियन के सिद्धांत को वरीयता देते हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को वरीयता देते हैं और अपने देश की जनता की वरीयता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि इसके जो संविधान, जो यूरोपियन यूनियन का संविधान है, इसमें कहा गया है कि इसमें प्रत्येक देश जो होते हैं, 27 देश जितने भी देश हैं, उनके देश का महत्व तो बाद में होगा। उनके देश का महत्व क्या होगा, महत्व बाद में है। पहले महत्व किसका है, पहले महत्व है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, ईयू का महत्व है। अगर आपको यह बात एक्सेप्ट है, अगर आपको यह बात स्वीकार है कि आप अपने देश को कम वरीयता देंगे, अपने देश की जनता के साथ उतना संबंध अच्छे से रखें ना रखें, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सिद्धांतों को आपको प्रॉपर फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब कोई भी देश यहाँ पे जाता है जुड़ने के लिए, तो वो क्या करता है, वो अपने देश की जनता के जो वैधता होती है उसको कहीं ना कहीं खतरे में रख के जाता है, ठीक है। इससे सरकार और जनता के बीच क्या होता है, संवाद जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जनता कहेगी सरकार से हमारे लिए ये कानून बनाओ, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में कभी कभी ये भी रूल बना दिया गया है कि ये देश जितने भी यहाँ पे 27 देश हैं, ठीक है, वो यूरोपियन यूनियन की बात मानेंगे, ठीक है, ईयू की बात मानेंगे, और वे अपने इंडिविजुअल देश की बात को कम मानेंगे, कम वरीयता देंगे। तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के चलते क्या होता है, जनता और सरकार के बीच में क्या होता है, सामंजस्य नहीं हो पाता और वाद विवाद हमेशा बना रहता है। इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक घाटा। एक तो ये इधर समझिए। दूसरी बात, लोकतांत्रिक घाटे का एक मतलब और भी है कि जनता ने क्या कर दिया, अपने नेता को, अपनी सरकार को चुन लिया। किस लिए चुन लिया, क्योंकि जनता को भरोसा है कि हमारी सरकार क्या करेगी, हमारे हितों के अनुसार कार्य करेगी, ठीक है। जबकि सरकार क्या होती है, सरकार चली गई कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में चली गई, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में चली गई और यूरोपियन यूनियन से जुड़ गई। जुड़ने के बाद क्या होगा, अब सरकार क्या करेगी, यूरोपियन यूनियन की बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। यहाँ पे बाध्य हो गई। अब बाध्यता इस बात से भी है कि यहाँ पे इसके सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आपको यूरोपियन यूनियन में आना है, अगर अपने देश का विकास करना है, तो आपको भाई सीधी सी बात है कि आप यूरोपियन यूनियन की बातों को, इनके सिद्धांतों को, इनके संविधान की बातों को फॉलो करेंगे। आप अपने देश की जनता की बातों को एक साइड में रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देश का महत्व नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन का महत्व है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में यही सिद्धांत क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक घाटा कहलाता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और ज़रूर बताना कि यूरोपियन यूनियन का जो लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत है समझ में आया नहीं आया। तो मैं उसके लिए स्पेशली एक 5-10 मिनट की वीडियो अलग से बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे कुछ की टर्म्स होते हैं लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत, है ना, वैश्विक लोकतंत्र, है ना, डिजिटल डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए अलग से बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। अब देखिए दूसरा सिद्धांत है अधीनता का सिद्धांत। अधीनता का सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रयोग भी जो है यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय समुदाय को वही शक्तियां दी जाएंगी जिनको राज्य करने में समर्थ नहीं। अब यहाँ पे समझिए अधीनता का सिद्धांत कहते हैं। अधीनता का सिद्धांत, देखिए अगर इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछेगा तो सीधे सीधे उठा के पूछ लेगा ये शब्दावली किस संगठन से संबंधित है, सार्क से है, यूरोपियन यूनियन से है, अल्बा से है, यूएनओ से है, किससे है, वो दे देगा एक संगठन बना के। अधीनता का सिद्धांत का मतलब है कि
राज्य सरकारें जो होती हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जितने भी राज्य हैं, जितने भी 27 राज्य हैं ना, ठीक है, 27 देश हैं, 27 राज्य हैं जो भी हैं, ठीक है, इसके इसके इसमें ये होता है कि जो राज्य काम नहीं कर पाता, ठीक है, जो राज्य काम करने में क्या होता है, असमर्थ होता है ना, वो अपना काम किसके अधीन सौंप देता है, वो सौंप देता है यूरोपियन यूनियन के अधीन सौंप देता है। इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है कि अधीनता का सिद्धांत। अगर राज्य जो है कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है ना, तो वो कार्य किसको सौंप दिया जाएगा, यूरोपियन यूनियन को दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है ये देखते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछता है, या फिर आप कभी कभी टेस्ट सीरीज खरीद लेते हो, टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कुछ ऐसे से क्वेश्चन बना के दे देते हैं टीचर्स, तो आप उसमें क्या होते हैं, सर ये डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है ना, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो आप उन सब के चक्कर में ना पड़ें, और अपना अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है तो आप घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है, घटना चक्र की बुक आती है, बेस्ट बुक है, ठीक है, घटना चक्र की बुक ले लीजिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस लगा लीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर और आपको ज़्यादा और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, तो और ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है वो ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बचेंगी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। अब देखते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है। डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना जो दी है, किसने दी है, स्मिथ ने दी है और ग्रे, दो थिंकर हैं, ठीक है, स्मिथ और ग्रे नामक दो विचारक हैं, इन्होंने इसकी संकल्पना दी है। ये कहते हैं कि समकालीन सूचना क्रांति के युग में, क्रांति के युग में होना चाहिए, क्रांति के युग में विकसित देशों में ईमेल, इंटरनेट के द्वारा समर्थन जुटाया और प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही मतदान के लिए भी इंटरनेट कंप्यूटर का प्रयोग करने की पहल शुरू हो चुकी है। इसी को क्या बोला गया है, डिजिटल डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है ना। अपने प्रचार प्रसार के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, प्रचार प्रसार करने के लिए भी इंटरनेट, कंप्यूटर, है ना, इन सब का प्रयोग हो रहा है। तो इसी को क्या बोल दिया गया है, इसी को डिजिटल डेमोक्रेसी बोल दिया। डिजिटल का मतलब जो इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, डेमोक्रेसी को बढ़ाने में सपोर्ट कर रही हैं। आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में, तो वहां पे आपको, आपके पास अगर आप यूट्यूब चलाते हैं वहां पे, अगर आपको यूट्यूब चलाने की परमिशन है वहां पे, तो आप देखेंगे कि अमेरिका की डेमोक्रेसी कैसी है, यूएसए की डेमोक्रेसी कैसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, ठीक है, भारत में लोग कैसे स्वतंत्र हैं, जापान में लोग कैसे स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आप देख करके क्या करेंगे, देख करके आप क्रांति भी कर सकते हैं अपने देश में, कि अरे वहाँ के लोगों को इतनी आज़ादी है, हमारे देश में हमें आज़ादी नहीं है। तो ये सब क्या है, डिजिटल मीडिया के प्रभाव हैं, इसी से डिजिटल डेमोक्रेसी का भी प्रभाव बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। जो अरब बसंत क्रांति हुई वो डिजिटल डेमोक्रेसी के थ्रू हुई, ठीक है। अरब में लोगों को अधिकार कम था, महिलाओं को अधिकार कम था, उनको जो है ये नहीं पता था कि विश्व में और भी देश ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को इतनी छूट होती है। जब उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल डेमोक्रेसी के माध्यम से, डिजिटलिफिकेशन के माध्यम से चीज़ों को देखा, तब उन्होंने क्या कर दिया, क्रांति कर दिया कि हमें भी क्या चाहिए, अन्य देशों के जैसे हमें भी अधिकार चाहिए। तो डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना जो है स्मिथ और ग्रे ने दी, स्मिथ और ग्रे। अब देखिए प्रबंधकीय लोकतंत्र क्या है। नेक्स्ट हमारा जो लोकतंत्र का अन्य मॉडल, दूसरा मॉडल है प्रबंधकीय लोकतंत्र, मैनेजेरियल या गाइडेड डेमोक्रेसी, या फिर रशियन डेमोक्रेसी कह सकते हैं। यानी वह लोकतंत्र जहाँ पे जनता को दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे लोकतंत्र को मैनेज कर लिया जाता है। मैनेज करने का मतलब होता है कि लोकतंत्र पे केवल एक ही व्यक्ति का कब्जा हो गया, और वही अब क्या करेगा, पूरे देश को चलाता रहेगा जब तक वह जीवित रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम यूरोपीय और अमेरिकी सिद्धांतकारों ने रूसी लोकतंत्र को क्या दिया है, प्रबंधकीय लोकतंत्र की संज्ञा दी है, या प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विद्वानों ने कि रूस में जो लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पे लोकतंत्र को क्या कर लिया गया है, मैनेज कर लिया गया है, ठीक है। लोकतंत्र को अपने अंडर में ले लिया गया है,
वहाँ का नेता जैसे एक बार जो चाहेगा वही लोकतंत्र में होगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि लोकतंत्र का क्या सिद्धांत है, जो जनता चाहेगी वो होना चाहिए। लेकिन रूस में क्या होता है, जो नेता चाहते हैं वही होता है। लोकतंत्र तो है पर क्या है, वहां पे प्रबंधकीय लोकतंत्र है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्योंकि रूस में अभी भी बहुदलीय या प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है। रूस में आप देखेंगे कि एक ही पार्टी आपको मैक्सिमम मिलेगी जो क्या कर रही है, जो प्रतिस्पर्धी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। अगर वहां पे बहुदलीय व्यवस्था होती, अलग अलग पार्टियां होती, जैसे इंडिया में पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है ना, और बीएसपी है, सपा है, बसपा है, डीएमके, एडीएम, जितनी भी पार्टियां हैं सब क्या करती हैं, ये सब प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं, जनता के हितों की बात करती हैं, किसी भी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं बनने देती हैं, है ना। अगर एक पार्टी का वर्चस्व हमेशा बन जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वहां पे भी फिर जो है प्रबंधकीय लोकतंत्र आ जाएगा। तथा इंडोनेशिया के जो शासक थे, इंडोनेशिया के शासक सुहार्तो सुकर्णो, ठीक है, ने शासन पर क्या कर लिया, पूर्ण नियंत्रण कर लिया, तथा चुनाव का प्रयोग क्या कर दिया, केवल दिखावटी रूप में कर दिया। देखिए अब मैनेज मैनेज जहां जहां पे मैनेज डेमोक्रेसी होगी, जहां जहां पे मैनेजेरियल डेमोक्रेसी होगी, या फिर जहां पे गाइडेड डेमोक्रेसी होगी, वहां पे क्या होता है, वहां पे चुनाव तो होगा, ठीक है, चुनाव होगा, एक नियमित समय पे होगा, ठीक है। 5 वर्ष के बाद होता है तो 5 वर्ष के बाद होगा, 6 वर्ष में होता है तो 6 वर्ष के बाद होगा, चुनाव होगा। लेकिन होगा क्या है वहां पे, चुनाव में जो वोटिंग होगी वो दिखावटी होगी एक तरीके से, यानी जनता वोट दे देगी, लेकिन वोट मिलेगा किसको, पूरा एक ही पार्टी को मिलेगा, ठीक है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में आप एक ही पार्टी को वोट देंगे। अब आप ये भी दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ और पार्टियां नहीं हैं, और हमारे यहाँ एक ही पार्टी है जिसे जनता हमेशा पसंद करती है, और चुनाव भी करते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर वास्तव में क्या होता है, वास्तव में प्रबंधकीय लोकतंत्र होता है वो। और प्रबंधकीय लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तानाशाही शासन व्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो तानाशाही शासन आने की पूरी पूरी संभावना प्रबंधकीय लोकतंत्र में रहती है। फिर इसे ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ही होना चाहिए, इसे ही प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। फिर जेम्स बर्नहेम एक विद्वान है, जेम्स बर्नहेम ने इनके द्वारा इस सिद्धांत को प्रबंधक वर्ग, ठीक है, का प्रभुत्व की संज्ञा दी गई। जेम्स बर्नहेम की एक बुक है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, मैनेजेरियल रिवोल्यूशन, प्रबंधकीय क्रांति, प्रबंधकीय क्रांति। थोड़ा मैं फास्ट लिखता हूँ इसलिए मेरी थोड़ी राइटिंग बेकार सी बनती है, अगर मैं स्लो लिखूंगा तो शायद अच्छी बन जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ये अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा और पढ़ाने का तरीका स्लो करूँगा। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, और धीरे धीरे पढ़ाऊँगा तो ये एक साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपको सिलेबस। सिलेबस पूरा पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पढ़ाऊँगा, और थोड़ा पढ़ाने का जो वे है फास्ट में पढ़ाऊँगा। सिलेबस क्रैश कोर्स की तरह नहीं पढ़ाऊँगा कि आपको 1 यूनिट यहाँ से पढ़ा दिया, 1 यूनिट वहाँ से पढ़ा दिया, एक चैप्टर यहाँ से एक चैप्टर वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कंप्लीट मिलेगा, और कंप्लीट में भी पूरा डिटेल में मिलेगा, पर मैं बोलने का जो एक्सेंट है मेरा वो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जनवादी लोकतंत्र, ठीक है, जनवादी लोकतंत्र। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा जो है किससे जुड़ी हुई है, मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ी हुई है। जनवादी में क्या होता है, इसमें सर्वहारा होती है, सर्वहारा होगी प्लस बुर्जुआ, सॉरी, सर्वहारा होगी, सर्वहारा के साथ इसमें कौन होंगे, किसान होंगे प्लस मजदूर होंगे। ये सब मिल करके क्या बनाएंगे, एक लोकतंत्र बनाएंगे, जिसे क्या नाम दिया गया है, इसी को ही जनवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। ये मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ी हुई है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखना, जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत जो है, कभी कथन और कारण में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपको करना है, और आता ही रहता है, ठीक है। तो मार्क्सवाद आएगा तो जनवादी लोकतंत्र ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो अगर आप मान लीजिए कि स्टेटमेंट ये हो गया, तो आपके क्या हो जाएंगे, पहला स्टेटमेंट, जनवादी लोकतंत्र की धारणा जो है वो मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी प्रणालियां स्थापित हुई तो उसे जनवादी लोकतंत्र की संज्ञा
दी गई है। पूर्वी यूरोप मतलब युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, है ना, बुल्गारिया और आपका यूएसएसआर के जितने भी देश थे, ये सारे देशों में क्या होता है, पूर्वी यूरोप के देश हैं ये सब, इनमें क्या होती है, इनमें साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित होती है। इसी साम्यवादी शासन व्यवस्था को क्या दिया गया नाम, जनवादी लोकतंत्र। ठीक है, इस जनवादी लोकतंत्र में कौन कौन से लोग आते हैं, बुर्जुआ वर्ग आते हैं इसमें, सॉरी हाँ ठीक है, बुर्जुआ मतलब अमीर वर्ग लोग। ठीक है, इसमें मध्यम वर्ग के लोग आते हैं जो कम अमीर हैं, इसमें किसान आते हैं, इसमें सर्वहारा आता है, इसमें मजदूर आता है। ठीक है, इनमें सारे वर्ग आते हैं, लेकिन मिलीजुली सरकार बनाने का सबको मौका मिलता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है, इसमें सर्वहारा वर्ग की प्रधानता होती है, ये बात ध्यान रखना। जनवादी लोकतंत्र, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एक बार क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको बिलीव होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। तो ना इरेजर इसका बहुत छोटा है, मैं बड़ा करना मुझे आता नहीं, सीखना पड़ेगा इसको कैसे बड़ा। पेंट में तो बड़ा हो जाता है, इसमें नहीं बड़ा होता। देखिए ये आपका स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट, कि जो जनवादी लोकतंत्र है, इसकी अवधारणा मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ी हुई है, कथन ए। ठीक है, अब कारण दे देगा कि सर्वहारा, देखिए जनवादी, दूसरा कारण दे देगा कि जनवादी लोकतंत्र में, ठीक है, सर्वहारा वर्ग की प्रधानता होती है। ठीक है, ये कारण दे देगा, आपका आर दे देगा। तो इस तरीके से क्या बना देगा, आपका क्वेश्चन बना देगा। या फिर स्टेटमेंट दे देगा कि निम्नलिखित में से जनवादी लोकतंत्र की क्या क्या बातें सही हैं, या फिर कौन कौन सी बातें ऐसी जो जनवादी लोकतंत्र को सही स्थापित करती हैं। तो पहला देगा कि, पहली बात दे देगा, पहला कि यह क्या करती है, मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ी है, पहली। दूसरी बात दे देगा कि इसमें किसान भी शामिल होते हैं। तीसरी बात दे देगा इसमें सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग दोनों शामिल हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। चौथी बात दे देगा इसमें बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता होती है। ठीक है, पांचवी बात दे देगा इसमें, सॉरी इसमें पांचवी चौथी बात दे देगा इसमें बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता होती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता नहीं होती, बल्कि पांचवा स्टेटमेंट भी देगा कि इसमें क्या होती है, सर्वहारा वर्ग की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि हाँ इसमें सर्वहारा वर्ग की प्रधानता होती है, बुर्जुआ वर्ग की नहीं, बल्कि अमीर वर्ग का इसमें क्या होता है, साथ होता है। ठीक है, लेकिन प्रधानता किसकी होगी, मजदूरों की और सर्वहारा वर्ग की। इसी को जनवादी लोकतंत्र या मार्क्सवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मार्क्सवाद के चिंतन के साथ जुड़ी हुई है। तो आप पढ़ रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका भी पता चल रहा है। अगर आप इतना सीख चुके हैं तो आप अब लोकतंत्र पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से जरूर लगाएं। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही। अब देखिए, एक है लोकतंत्र का सर्वदेशीय मॉडल या वैश्विक लोकतंत्र, इसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। कभी कभी होता क्या है ना कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि सारी चीज़ें साथ में चलती है ना, एक लिखना भी होता है और कैमरे की तरफ भी देखना होता है, और इसमें चलने का मौका नहीं मिलता ना आदमी। चलो अगर एक मान लीजिए डिजिटल बोर्ड हो तो उस पर हम चल के इधर उधर एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने हाथों को हिला सकते हैं, बता सकते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू। इसमें आपको एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं आप, बल्कि बैठे रहते हैं एक जगह पे, और आपको आपके सामने पेन टैब होगा और सारी चीज़ें होंगी। आप ध्यान रखना है, आपको बस कैमरे पे ध्यान रखना है और सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो आप एक्सप्रेस इसमें नहीं कर पाते, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो आपको बोरिंग लग सकती है। हाँ, डिजिटल बोर्ड होता थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन सकता था टॉपिक। ठीक है, फिलहाल इतना बोरिंग भी नहीं है, आप कोऑपरेट करें। ठीक है, फ्री का कोर्स है तो इतना करना पड़ेगा आपको, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, डेविड हेल डिस्के क्या है, प्रणेता है, फादर है। ठीक है, जो सर्वदेशीय लोकतंत्र है या वैश्विक लोकतंत्र इसी को बोल देते हैं। कभी कभी ये नहीं आता, इसका नाम बदल के आ जाता है वैश्विक लोकतंत्र। इसीलिए आप लोग डिमांड करते हैं सर पीपीटी दे दो, पीपीटी। मैं कहता हूँ ना पीपीटी दे दूंगा आपको, बट अभी पीपीटी में बनाने में थोड़ा सा मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो छूट गए हैं, ऐड करना है, मैं उनको ऐड कर दूंगा। हालांकि पढ़ाते टाइम मैं वो सारी चीज़ों को बता देता हूँ कि ये सारे ऐड कर लो आप, क्योंकि जब आप पीपीटी, जब मैं सोचता हूँ कि जब आपके हाथ में पीपीटी जाए तो उसमें आपको कुछ भी करेक्शन ना करना पड़े, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके में हों। वहाँ पे आपको कुछ और बुक्स की लिस्ट होगी, मैं उनको ऐड कर दूंगा, सीक्वेंस में चीज़ों को ऐड कर दूंगा, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप अभी परेशान ना हो, आप जितना हो सके आप यहाँ से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है आप कर सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और मेरा कोई मोटिव नहीं है पहली बात कि मैं अपना कोर्स जो है वो सेल करूं, बेचूं। ठीक है, मैंने अभी एक स्टूडेंट को अपना एक पीपीटी
सेंड कर दिया था, तो उसने किसी ग्रुप में 200 रुपये में पीपीटी को उसने बेच दिया था। तो इससे नाम खराब होता है टीचर्स का कि सर आप पीपीटी भी अपना बेच रहे हैं और फ्री का भी पढ़ा रहे हैं, तो कैसा पढ़ाना फ्री का। ठीक है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुझे डर लगता है कि बच्चे इसको सेल कर देते हैं। सेल करने वाले बहुत रहते हैं, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे चैनल मिलेगा जो पीपीटी सेल करते हैं, तो उनसे आप सावधान रहिए। मेरा कोई सेलिंग का कोई कोर्स नहीं है, फ्री कोर्स है। आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे कि 4 वीडियो डालने के बाद लोग कहते हैं कि आपको 80% डिस्काउंट है, नए साल पे 70% डिस्काउंट है, फलाना है फलाना है। तो आप लोग, ये मेरा काम नहीं है। तो आप अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप किसी का भी कोर्स खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्री में ही पढ़ो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत पढ़िए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही, तो आपका स्वागत है। ठीक है, अब देखिए, सर्वदेशीय लोकतंत्र या वैश्विक लोकतंत्र जो है, इसके फादर कौन है? डेविड हेल्ड है। ठीक है, इनके अनुसार लोकतंत्र को केवल राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु इसका प्रयोग कैसा होना चाहिए? वैश्विक होना चाहिए, यानी कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं डेविड हेल। ठीक है, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का जो प्रयोग है, डेमोक्रेसी का जो प्रयोग है वो कहाँ होना चाहिए? पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश में डेमोक्रेसी आ गई तो पूरे देश में डेमोक्रेसी आ गई, ऐसा नहीं होता। पूरे विश्व में डेमोक्रेसी लाना है तो हमें पूरे, जितने भी इस धरती पे जितने भी देश हैं, सब में क्या करना पड़ेगा? हमें लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि सर्वदेशीय लोकतंत्र की अवधारणा आ चुकी है। ठीक है, इनकी मान्यता यह भी है कि वैश्विक, एक बार हाईलाइट करता हूं, इनकी मान्यता यह भी है कि वैश्वीकरण से राष्ट्र राज्य की अवधारणा कमजोर हुई है, परंतु राष्ट्र राज्य का लोप नहीं हुआ है, तथा वैश्वीकरण के कारण राज्य के पारंपरिक कार्यों का अवसान हुआ है तथा राजनीतिक नियंत्रण के नए केंद्रों की स्थापना भी हुई है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि वैश्वीकरण से क्या हुआ है? वैश्वीकरण से राष्ट्र राज्य की अवधारणा कमजोर हुई है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा कमजोर होने का मतलब है कि वैश्वीकरण से क्या कर रहे हैं? अब एक देश के नागरिक क्या कर रहे हैं? दूसरे देश में जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे इसमें यह था, जो पहले की जो राष्ट्र राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए क्या करते थे कि दूसरे देश के नागरिकों को पहले कम आने दिया जाता था अपने देश में, इसलिए कम आने दिया जाता था जिससे कि दूसरे देश के नागरिकों को हमारे देश के बारे में जानकारी ना मिल सके। तो वैश्वीकरण बढ़ा, वैश्वीकरण से क्या हुआ? इंटरनेट बढ़ा, है ना। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी देश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो वही डेविड हेल कह रहे हैं कि वैश्वीकरण आया। ठीक है, वैश्वीकरण में आने से फिर क्या हुआ? जो राष्ट्र राज्य की अवधारणाएं बनी हुई थी, राष्ट्र राज्यों को शक्तिशाली माना जाता था, अब यह अवधारणा क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्र राज्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी देश हो, वो वैश्वीकरण से तभी जुड़ेगा, वो ग्लोबलाइजेशन से तभी जुड़ेगा जब उसके अपने क्या हो? राष्ट्रीय हित हो। ठीक है, जब वो उसके किसी भी देश के जब राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं तभी वो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से जुड़ेगा। अगर ग्लोबलाइजेशन से जुड़ने से उसका नुकसान हो रहा है तो वो अपना नुकसान क्यों सहेगा? बताइए, सीधी सी बात है ना। तो वैश्वीकरण से कोई भी देश जुड़ रहा है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के ही जुड़ रहा है। तो ये सारी चीजें, वैश्वीकरण आई है तो राष्ट्र राज्यों ने तो बनाया है वैश्वीकरण को भी, तो कोई भी राष्ट्र अपने आप को कमजोर क्यों करेगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण आ गया है तो राष्ट्र राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। देखिए, वैश्वीकरण के कारण राज्य के पारंपरिक कार्यों का अवसान हुआ है। हाँ ठीक है, राज्य के कुछ पुराने कार्य थे कि जैसे कि एक राज्य जो था वो दूसरे राज्य से ही व्यापार करता था, एक दूसरे में व्यापार होता था, वो तीसरे राज्य, चौथे राज्य या 10 राज्यों से व्यापार करना पसंद नहीं होता था। लेकिन वैश्वीकरण आ गया तो आज एक राज्य जो है, एक स्टेट जो है, पूरे विश्व से क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो इससे वैश्वीकरण के फायदे हैं। तथा राजनीतिक नियंत्रण के अलग अलग केंद्र भी बन चुके हैं। पहले राजनीतिक नियंत्रण बनाने के रखने का कार्य केवल संसद करती थी, है ना। अब क्या होता था? अब जनता भी कर रही है, दबाव समूह भी कर रहे हैं, अलग अलग दल बन चुके हैं, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? कुछ एनजीओज हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं? राजनीतिक नियंत्रण को बनाने का, राजनीति पर नियंत्रण बना स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें अब आगे बढ़ रही हैं, है ना। हालांकि जब हम दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरा मोटिव वो नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं जो राजनीतिक नियंत्रण के लिए स्थापित हो चुकी है। फिर बेंजामिन बारबर एक थिंकर है, कह रहे हैं वैश्वीकरण के प्रसार के साथ लोकतंत्र का भी प्रसार हो रहा है। सीधी सी बात है कि जहाँ पे मान लीजिए, जहाँ पे साम्यवादी शासन है, ठीक है, साम्यवादी शासन के देश के लोग जो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये अमेरिका चले गए, अगर कोरिया के देश के लोग, नॉर्थ कोरिया के देश के लोग अमेरिका चले गए, वो तो यहाँ पे देखेंगे लोग इतनी आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या होगा? वो लोग, उन लोगों के अंदर एक प्रभाव पड़ेगा मनोवैज्ञानिक कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने देश में दबाव बनाने का कार्य करेंगे कि हमारे यहाँ भी अमेरिका के जैसा लोकतंत्र आए। इससे क्या होगा, इससे लोकतंत्र का फिर प्रचार प्रसार अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेंजामिन बार्बर कह रहे हैं। अब आप बेंजामिन बार्बर की एक बुक मैंने सर लास्ट में मैंने सबसे लास्ट में आपको बुक मेंशन किया है बेंजामिन बार्बर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बेंजामिन बार्बर की बुक है। आप ये मत बोलना सर बुक्स में नहीं मिली, तो लास्ट में मैंने क्या कर दिया है, इनकी जो भी बुक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। इससे ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछता और इससे ज़्यादा भी पूछेगा भी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। चाहता तो मैं इस टॉपिक को कम भी कर देता, आपको पता भी नहीं चलता ये सारा टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। लेकिन मेरा फ्री का पढ़ाने का मोटिव ये नहीं कि मैं सारी चीज़ों को कम करके पढ़ाऊँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है तो आप इस भ्रम में न रहें कि आपको कम पढ़ाया जाएगा या फ्री का पढ़ा रहे हैं तो सर ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये मुझे लगता है ये 6 पार्ट में जाएगा, आज चौथा पार्ट अपलोड होगा। ठीक है, तो 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र के अन्य मॉडल। ठीक है, कुछ और बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे दूषित लोकतंत्र है, जन्म संग्रही लोकतंत्र है। तो ये सारे लोकतंत्र के अनेक मॉडल्स हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कमजोर लोकतंत्र क्या होता है, अमूलवादी लोकतंत्र क्या है, इलिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है, डेलीगेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, सहवर्तनी डेमोक्रेसी, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र में, भारत में सहवर्ती लोकतंत्र कैसा है, फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत, ये फलाना फलाना करके हैं। ठीक है, फिर लोकतंत्र की लहरें देखेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन सी लहरें आई, कब कब आई लोकतंत्र में, किन किन देशों में पहली लहर में किन देशों का विकास हुआ, दूसरी देशों में कौन कौन से देशों में लोकतंत्र आया, इस तरीके से देखेंगे। फिर हम ये सब देखने के बाद देखेंगे अरब बसंत क्या है। ठीक है, अरब स्प्रिंग क्या है, अरब स्प्रिंग क्यों आया, क्या रीजंस थे, अरब स्प्रिंग करने के कौन कौन से तरीके थे। इन सब तरीकों को देखने के बाद जो एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको हम मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ देशों में क्रांतियां हुई, उस क्रांति के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो वो सारे ये देश हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चैनल को लाइक कर दें प्लीज़, और जब वीडियो आप देखते हैं तो आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और लोगों के पास शेयर करें, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस से हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ उनको आप लोग शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं करते। ठीक है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग इतने मेहनत करता हूँ तो आप प्लीज़ व्यूज़ को बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।